ट्रंप लगातार भारत की इंसल्ट कर रहे हैं और 11-12 बार, मैं तो काउंट ही भूल गया हूँ कितनी बार इंसल्ट की है। अब तो रशिया ने भी कंफर्म कर दिया कि ट्रंप ने जब पुतिन से बात की थी तब ये उन्होंने कहा था कि मैंने सीज फायर करवाया। भगवान जाने क्या होगा जब मोदी जी उनके सामने होंगे अभी G7 में। पक्की बात है ट्रंप वहां भी बोलेगा, तब मोदी जी क्या बोलेंगे खुदा जाने। पाकिस्तान को अगले महीने जुलाई या अगस्त के अंदर J-35 मिलने जा रहे हैं। कुल मिला के 40 मिलेंगे और शायद 6-6 के बैच में मिलेंगे। उनके पायलट्स काफी टाइम से ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के अंदर। तो टोटल 40, करीब करीब एक बैच में 6 आएंगे, तो बहुत जल्दी इनकी डिलीवरी जो है शायद हो सकता है 6-8 महीने में पूरी भी हो जाए। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तो पूरा का पूरा अमेरिका के सामने जो सरेंडर। और ईद मुबारक हो सबको। तो इंडिया की इंसल्ट कर दी है और लगातार मोदी चुप है। अब कई बार जो होता है ना कि जो अब उनके बारे में जो टर्मिनोलॉजी निकली है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो ऑलमोस्ट अब सही प्रूव हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जवाब देना भी जरूरी होता है। और अब जबकि ट्रंप की पुतिन से जब बातचीत हुई 2 दिन पहले और फिर आज दिन में क्रेमलिन यानी कि रशिया का स्टेटमेंट आता है और उसमें कहा जाता है कि हाँ, ट्रंप ने कहा था कि मैंने सीज फायर करवाई है। मुझे लगता है कि इतनी बार इल्जाम आने के बाद भारत के ऊपर, और ये इल्जाम किसी छोटे आदमी से नहीं आए साहब, ये किसी वहां के फॉरेन मिनिस्टर से या किसी फॉरेन सेक्रेटरी से इल्जाम नहीं आ रहे। ये किसी कोई टटपूंजिया नहीं है जो इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम लगाने वाले का नाम डोनाल्ड जे ट्रंप है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो पिछले कुछ दिनों में लगातार ये सारे के सारे इल्जाम लगा रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। अब कनाडा में बुलाया लास्ट मोमेंट पे, तो ये भी एक इंसल्ट है। यानी कि पहले शायद ये ग्रुप जो था ये एहसास दिलाना चाहता था कि मोदी जी तुम्हारी हैसियत क्या है हम तुमको बताएंगे, और आखिर में जब ऑलमोस्ट समझो कि पूरी इंसर्ट हो चुकी थी तब इनवाइट कर लिया कि भैया आ जाओ। लेकिन वहां आने के बाद भी उनको क्या इज्जत मिलेगी इस बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार मोदी जब कनाडा जा रहे हैं, अल्बर्टा में जहां पर मीटिंग है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि मोदी इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। उन्हें खुद नहीं पता कि उनके साथ वहां पर कैसा व्यवहार, कैसा बिहेवियर किया जाएगा। उन्हें खुद नहीं पता कि उनके साथ कोई बायलैटरल मीटिंग करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। उन्हें खुद नहीं पता कि उनको क्या भाव दिया जाएगा। उन्हें खुद नहीं पता कि वहां पर कोई मुझसे ढंग से बात करेगा या नहीं करेगा। उन्हें नहीं पता कि मेरी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि G7 का जो मीट होता है उसमें कुछ और भी हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, साथ में EU भी आता है, उसमें यूरोपियन यूनियन के लोग भी आते हैं। लेकिन वो एक आर्थिक मंच है, इकोनॉमिक मंच है। और मुझे यकीन है कि मोदी जी को अगर वहां कोई बातचीत करने का मौका मिला तो मोदी जी वहां पर जाके फिर से पाकिस्तान और टेरर की बात करेंगे, जो शायद वहां के लोगों को मंजूर नहीं है। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप वहां पर टेरर की बात करो और साथ में जाके पाकिस्तान की बात करो। उसका जवाब उसने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को को चेयर पर्सन बना के बता दिया आप। लेकिन इंडिया में जो पिक्चर दिखाई जाती है टेलीविजन चैनल पे वो पूरी तरह से डिफरेंट है, और जो पिक्चर यूरोप के पेपर से निकल के आती है, अमेरिका के पेपर से निकल के आती है, वो पूरी तरह डिफरेंट है। तो चश्मे अलग अलग हैं। लेकिन मोदी को वहां पर क्या भाव मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसे बाजू में हक कर दिया जाएगा। और तब क्या होगा जब मोदी सामने बैठा होगा और साथ में और 10 हेड ऑफ स्टेट्स बैठे होंगे, उस समय जब सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि ट्रंप कहेगा कि मैंने सीज फायर कराई, तब मोदी क्या जवाब देंगे। तो इससे बड़ा फिर इंसर्ट क्या होगा कि 10-15 हेड ऑफ स्टेट्स के सामने अगर ट्रंप मोदी से ये कहेंगे तो मोदी क्या जवाब देंगे। इसी इंसर्ट का, ह्यूमिलेशन का डर है। तो पहली बार जो मोदी वहां पर जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी कि मैं जाऊंगा तो मुझे किस किस्म का मेरे साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसा बिहेवियर किया जाएगा। तो ही मे बी वेरी शेकी इनसाइड। तो क्योंकि नाम तो जुड़ गया ना, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये टैग तो जुड़ चुका है उनके साथ में कि अमेरिका के आगे नतमस्तक हो चुके हैं और वो कुछ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। खैर, पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान टू गेट 40 J-30 फाइटर्स, जी हाँ। और ये डील तो पहले भी हो चुकी थी, अब डिलीवरी स्टार्ट हो रही है। इसका ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट भी आ चुका है और 40 फाइटर जेट्स J-35 उनको मिलेंगे। इसके अलावा उनको कुछ और एवॉक्स टाइप के जो प्लेन्स हैं वो भी मिलेंगे, कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने जा रहे हैं, और साथ में कई और चीजें हैं जो उनको मिलेंगी। इसमें KJ-500
एवॉक्स जो एयरक्राफ्ट हैं वो मिलने जा रहे हैं, HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो मिलने जा रहा है। इसके साथ कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ और चीजें भी उनको मिलने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके जो फाइटर पायलट जेट्स हैं, सारे के जो फाइटर पायलट्स हैं, वो तो हमें चाइना में ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और पहली डिलीवरी जो है वो जुलाई के एंड में या अगस्त में मिलेगी इनको, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गया है। और 40 को इसमें पहले पहले जो बैचेस आएंगे, 6 एयरक्राफ्ट के बैच आएंगे, 6 कहा जा रहा है, ये मतलब जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कंफर्म ना हो। तो यहाँ पर 6 के जो बैचेस होंगे वो उनको मिलना शुरू होगा, यानी कि मुश्किल से 1-1.5 महीना रह गया है जब उनको J-35 मिल जाएगा। स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन का है। तो पाकिस्तान इंडिया से जो एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्टों से 10-12 साल आगे निकल जाएगा, अनलेस इंडिया आल्सो बाइज 5th जनरेशन रेडीमेड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम समबॉडी। तो चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री जिसके पास दो इस समय जो कहते हैं कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उसमें एक J-35A है जो पाकिस्तान को मिल रहा है, दूसरा J-20 है। J-20 तो ऑलरेडी उनकी सर्विस में करीब 200 तो इस टाइम ऑलरेडी उनके पास है, 100 और ऐड होने जा रहे हैं वहां पे। बहुत तेज गति से चाइना ने J-20 को इंडक्ट किया है वहां पर, करीब 200 है वहां पर। टोटल शायद 300 हो चुके होंगे अब तक, इसमें हो सकता है। लेकिन एक बात तो सही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे उसको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी, और इंडिया को उनकी स्टेल्थ जो पावर है उसको काउंटर करने के लिए पैसा दे दे मेरे को, या मेडल के रूप में दे दे। तो तीन बड़ा रहस्यमय कैरेक्टर है भाई, वो KGB का आदमी रहा है, उसकी कोई चीज बाहर नहीं है। वो जो बाहर दिखता है ना जितना है, वो आपने आइसबर्ग देखा है ना, आइसबर्ग आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक भी टकराया था, तो जितना समुद्र के ऊपर नजर आता है ना, उससे 1000 गुना नीचे होता है वो समुद्र में, 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। तो ये पुतिन वो चीज है, तो जितना ऊपर है ना उससे 1000 गुना ज्यादा उस समुद्र के अंदर है वो। उस आदमी को पहचान पाना बहुत मुश्किल है भैया, इतना आसान नहीं है। और मुझे तो अब ये डर है कि यूक्रेन कितना बचेगा, कितना हिस्सा बच पाएगा, और कितना हिस्सा पुतिन लेके चला जाएगा। पुतिन का तो एक्चुअली खा भी ये है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को तोड़ा था, और मैं वापस उनको जोड़ दूं, एक एक करके जितने हिस्से मैं तोड़ के वापस ला सकता हूं उतना लेके आ जाऊं। क्राइमिया तो उसने पहले ले लिया था, आपको पता ही है, और अमेरिका भी कहता है क्राइमिया तो उसी का, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद ईस्टर्न यूरोप भी ले चुका है, अब उसके बाद और तोड़ रहा है उसको कि कुछ और जो बचा खुचा वो भी तोड़ दूं, और हो सकता है सारा यूक्रेन ही अपने पूरा रशिया मिला लूं, ये भी हो सकता है। तो पुतिन साहब के बारे में क्या कहूं, दुनिया के सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्वों में से एक है वो, और द मोस्ट सीक्रेटिव पर्सन, मैं आपको बताऊं, मोस्ट सीक्रेटिव पर्सन। मैंने कई बार उनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ा, कई जगह गूगल पे जो भी मटेरियल है, लेकिन जो भी मटेरियल है वो जो आपके सामने जो आता है वहां पर अखिल पाशा साहब, बहुत लिमिटेड है मैं बताऊं, क्योंकि उसके पीछे की जो स्टोरी है ना, उसके पर्दे के पीछे की जो स्टोरी है वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। और क्या कहूं उसके बारे में, देखेंगे कभी टाइम मिलेगा, कुछ और रिसर्च करेंगे तो लेके आएंगे उसके ऊपर।